Welcome to Frankly Speaking and once again honored to have you on the show स्मृति ईरानी जी। आप जब भी फ्रैंकली बोलती हैं तो एक सीधा कनेक्ट हमारी ऑडियंसेस के साथ होता है और आज पार्लियामेंट सेशन के बाद बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आर यू रेडी फ्रैंकली बात करने के लिए? फ्रैंकली स्पीकिंग, यस। स्मृति जी, कल अजय राय जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला और एक बड़ा भूचाली अनाउंसमेंट किया कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौटेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि 2024 के जो चुनाव हैं वो क्या पहले से ज्यादा हाई वोल्टेज होंगे अगर राहुल गांधी वापस लौटेंगे और आपके खिलाफ? पहले तो आप मेरी कैंडिडेचर को अनाउंस करने का दुस्साहस करना चाहती हैं। अजय राय या गांधी खानदान अपना कैंडिडेचर इसलिए अनाउंस कर सकता है क्योंकि वो अपनी पार्टी के मालिक हैं। मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूं। अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने गत 4 वर्षों में कहा है, ये निर्णय हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा, मेरे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। अब तक मैंने अमेठी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पर शायद ही कभी बोला हो विस्तार से। आज बोलना चाहूंगी। साल 2014 में जब मेरी पार्टी ने मुझे वहां कैंडिडेट बनाकर भेजा, सच कहूं तो नाविका जी 60% बूथों पर टेबल लगाकर वोट मांगने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए लगभग 22 से 28 दिन थे। उस वक्त एक आपका राइवल चैनल है आज तक, और मैं माफी चाहूंगी, मैं उसका नाम ले रही हूं क्योंकि उनके एक संपादक हैं प्रभु चावला। प्रभु चावला ने मुलायम सिंह जी का एक इंटरव्यू किया कि मुलायम सिंह जी बताइए कि अमेठी की ये जो चुनावी लड़ाई है वो कैसी लड़ी गई। मुलायम सिंह जी ने डंके की चोट पर कहा कि सोनिया जी ने मुझे फोन किया था कि राहुल की मदद कर दो, तो मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर कर दिया। नाविका जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उस चुनाव में मेरे और राहुल गांधी के बीच 1,05,000 वोटों का ही अंतर रह गया था। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त 1 लाख वोट ट्रांसफर नहीं करते तो उस चुनाव का परिणाम क्या होता। फिर आया साल 2019, तब भी सर्वेज ने कहा भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत सकती। हम उस सीट को जीते, 55,120 की हमारी लीड रही। तब से लेकर आज तक एक बहुत बड़ा फर्क आया है। अमेठी में जिला पंचायत का चुनाव भाजपा कभी नहीं जीती थी, जीत चुकी है। अमेठी में आज भाजपा के 2 MLCs भी हैं। अमेठी के MLC के चुनाव में वोट करने वाली मैं पहली अमेठी की सांसद हूं। मतलब जो आज लोकतंत्र के बारे में इतना अध्ययन करके बोलने का प्रयास कर रहे हैं गांधी खानदान से, उन्होंने इस बात को तवज्जो कभी नहीं दी कि वहां एक MLC के चुनाव में हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है वोट देने की। हमारे यहाँ पर 2 लोकल बॉडीज हैं, गौरीगंज और मुसाफिर खाना। जब से लोकल बॉडीज अनाउंस हुए हैं तब से लेकर आज तक अमेठी में भाजपा वो 2 लोकल बॉडीज जीती नहीं थी, अब जीत चुकी है। कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ। मैं रायबरेली की दिशा कमेटी की चेयरपर्सन हूँ, ये शायद ही किसी को पता है। रायबरेली का कोऑपरेटिव का चुनाव हम जीते, सुल्तानपुर का कोऑपरेटिव का चुनाव हम जीते। अंततोगत्वा अमेठी में जो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है। अब रही बात 2022 के विधानसभा के चुनाव की। 2022 तक हमारे यहाँ 2000 बूथ हैं जहां पर हमारे नागरिक वोट डालने जाते हैं। हम एक थे 2014 में, धीरे धीरे पार्टी की व्यवस्था ऐसी बनी कि हमारे बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 10 कार्यकर्ता आ गए, मतलब हम 20,000 लोग थे। 2022 का चुनाव अगर आपको याद है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा ने कमान संभाली थी। जी हाँ, और हाँ, तो अब मैं आपको उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलना, शायद रैलीज भी की थी। अब कमान उनके हाथ में थी, तो अमेठी का परिणाम भी सुखद होना चाहिए था गांधी परिवार के लिए। मेरे यहाँ 5 विधानसभा हैं। 5 में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, जबकि दोनों प्रियंका जी, राहुल जी उस चुनाव में पधारे थे, पदयात्राएं की, कार्यक्रम किए, जॉइंट रैलीज की। जो 5वीं सीट पर उनके वोट आए वो थे 66,000। ये सारे परिणाम आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं।
जहां जमानतें जब्त हुई और जिस सीट पर 66,000 वोट मिला, ये सारे वोट मिलाकर 2022 में कांग्रेस का कुल वोट अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बचा 1,40,000। 2019 में राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले थे। 22 तक ये घट के 1,40,000 हो गया। तब 2022 में 20,000 कार्यकर्ता थे, पर प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं थे। ठीक है, तब जब प्रत्याशी वो थे तब 55,000 से हारे। जब प्रत्याशी वो थे तो उनकी माताजी को 14 में ही फोन करना पड़ा, मुलायम सिंह जी को, बेटी की मदद कर दो। लेकिन जब कमान हाथ में थी तब भी 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई। आज हम 2000 बूथ पर, प्रत्येक बूथ में 30 कार्यकर्ता हैं, 60,000 लोग हैं। आज अमेठी में लगभग 5 लाख किसान को किसान सम्मान निधि का सहयोग मिलता है। आपको लगता है अमेठी का वो 5 लाख किसान अपने भविष्य को दांव पर लगा देगा ताकि सोनिया जी के बेटे का भविष्य चमक उठे? आप राहुल गांधी को राहुल गांधी क्यों नहीं कहती, सोनिया जी के बेटे क्यों कहती? क्योंकि वो हैं। आप में कोई विरोधाभास लगता है क्या? वो है, ही इज एन इंडिविजुअल, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते मैं हैं। दोबारा कह और एक सांसद भी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, बड़ी विनम्रता से कहती हूँ, वो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इस वक्त जरूर है, लेकिन 1975 में, 24 में भी। और मैं विनम्रता से दोबारा कहती हूँ बीजेपी को 2019 में जो वोट मिला, पूरे गांधी खानदान ने जितने भी चुनाव लड़े, फिर भी आप जाके इसको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, गांधी खानदान के पूरे चुनावी इतिहास में जितने वोट गांधी खानदान को नहीं मिले, उससे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले, जब राहुल गांधी वहां से प्रत्याशी थे और मैं भाजपा की प्रत्याशी थी। तो इस बार 24 में, और मैंने अभी इसमें मोदी योगी मैजिक को काउंट भी नहीं किया आपके सामने, ये सिर्फ स्मृति मैजिक है नहीं, ये संगठन है हमारा, जो पनपा है, जो बड़ा है, जो सशक्त हुआ है। जब मोदी जी के नाम का चुनाव होगा, आपको क्या लगता है अमेठी तब उस नरेंद्र मोदी को चुनेगी जिसने 5 लाख किसानों को खाते में 6,000 रुपए दिलवाए? उस नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से चुनेगी जिसकी सरकार ने 1,23,000 परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली दी। अमेठी निश्चित रूप से वो 90,000 परिवार हैं, नाविका जी, वहां पर जिनको जिंदगी में कभी घर नहीं मिला था, उन्हें घर नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। अमेठी में आज 7.5 लाख नागरिक हैं जिनको मोदी जी की वजह से मुफ्त का राशन मिलता है। डू यू थिंक दे विल कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर चिल्ड्रन ओनली सो दैट द गांधीज काइंड कैन हैव अ फ्यूचर? एब्सोल्युटली नॉट. I was one in 2014. We are 60,000 now only as Karyakartas on booth. We have 90,000 people since 2019 who became active members of the Bharatiya Janata Party in only the Lok Sabha of Amethi. So there may be people in Lutyens, Delhi who still romanticize the idea of the Gandhi legacy in the so-called family bastion. That bastion today stands shattered. Very humbly, if Ajay Rai thinks he is a better organizer than Priyanka and Rahul, so be it. स्मृति ईरानी जी ने बहुत से सवाल उठते हैं। सीट आप जीती हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है, और मैं 1977 के इलेक्शन बता दूं, उस वक्त संजय गांधी अमेठी हारे थे और इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन 1980 में रिक्लेम किया उन्होंने। मैं कह रही हूँ, मैंने आज आपको अमेठी का पॉलिटिकल गणित बताया है। किसी का भी अधिकार है लोकतंत्र में, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 1977 का जो आप इतिहास मुझे बता रही हैं, इतिहास के कई ऐसे गंभीर पन्ने हैं अमेठी के संदर्भ में। अगर आज मैंने वो पन्ने खोल दिए नाविका जी, तो गांधी खानदान के लिए कई प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। खोलिए, क्योंकि जनता को जानना जरूरी है। आप अब तक क्यों नहीं बोल? क्योंकि चुनाव आने दीजिए, जब तर्क वितर्क होगा, कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आएंगे बाहर, जिनका जवाब उन्हें निश्चित तो यानी ये तथ्य आपने संभाल के रखे हैं, छुपा के रखे हैं, ताकि चुनाव में इस्तेमाल कर सके? बिल्कुल नहीं। मैंने जो आज आपको तथ्य बताए
वो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन किसी की भी रिसर्च का शायद विषय नहीं बने, इसलिए उन तथ्यों को पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ऐसे कई तथ्य हैं अमेठी के बारे में जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैंने कहा है, कहीं ना कहीं अगर आप आज रिसर्च करने बैठे तो आपको मिलेगा। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जिस अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव की जिम्मेदारी गांधी वाड्रा परिवार के पास है, वहां 4 सीटों पर जमानतें जब्त हुई हैं? तो जो लोग कह रहे हैं उसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? मेरा जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन क्या है, वो मैंने आज आपके सम्मुख प्रस्तुत की। ये इंफॉर्मेशन है, किसी ने शायद कोलेट करके प्रस्तुत नहीं की, मैं कर रही हूँ। स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रही हैं आपकी पार्टी की आला कमान डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, फेयर इनफ, लेकिन अगर राहुल गांधी का कैंडिडेचर अमेठी से अनाउंस होता है और आप वहां से नहीं लड़ती, कोई और प्रत्याशी पार्टी अगर देती है, तो क्या ऐसा बीजेपी पर और आप पर आरोप नहीं लगेगा कि आप भाग गए वहां से, अमेठी से? भागने का इतिहास नहीं रहा है, राहुल गांधी का रहा है। तो यानी फिर आप ये क्यों नहीं कह रही कि आप अमेठी से लड़ेंगी? है कि राहुल भगोड़े हैं, मैं नहीं। आप अमेठी से फिर लड़ेंगी, ये क्यों नहीं कहती? मैंने दोबारा कहा आपसे और पुनः कहती हूँ कि राहुल जी अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। और कार्यकर्ता, लेकिन आप लड़ना चाहती हैं अमेठी से? कार्यकर्ता का नियम यह है नाविका जी कि जो उसका संगठन तय करे वही वो कार्यकर्ता करता है। मैं दोबारा कहती हूँ, मैं 2 बार राज्यसभा से गुजरात से सांसद रह चुकी हूँ। मेरी पार्टी ने तय किया कि मुझे अमेठी से लड़ना है। उससे पहले साल 2004 में मेरी पार्टी ने तय किया था कि मुझे चांदनी चौक से लड़ना है। तो मैं आपको ये पृष्ठभूमि इसलिए दे रही हूं कि स्मृति ईरानी एज अ पॉलिटिकल लीडर और एक्टिविस्ट इज नॉट एन इशू ऑफ हैपेंस्टेंस। मेरे पास राज्यसभा में जिस नोडल जिले की जिम्मेदारी थी जब मैं गुजरात से सांसद थी, उस जिले का नाम है आणंद। वहां पर भाजपा नहीं जीतती थी। मुझे जो संगठन ने मेरे सिखाया, मैं एक एक ग्राम पंचायत में अपने संगठन के साथ काम कर पाई, संगठन सशक्त हुआ और उसके बाद का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो आप स्मृति ईरानी को एक इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से देखते हैं। हम कहते हैं कि हम 60,000 हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम ऑफ 60,000 कार्यकर्तास in Amethi. It does not matter who fights. What matters is who will win. And very humbly I can assure you, BJP will. Faces are important. These days, in elections, personality contests happen. Depends on the credibility of the face. So I'm asking you, अच्छा आप ये नहीं डिक्लेयर कर सकती कि आप लड़ेंगी? How credible is the face of, let's say, Priyanka Vadra or Rahul Gandhi politically? Even if it hasn't been so far, according to the BJP, it can change. You can hope. According to the BJP, it can change is a statement. No, I said even if it wasn't credible, according to the BJP, like I said, it can change in the future. That position is steeped in fallacy. Firstly, if you look at the history of contribution of these two individuals, what is it about that foundational history of their political so-called positioning that has made you believe that they have a credible political face? That face was tested in the so-called bastion and failed in 1922. What makes you think that people who are not आप credible... भी हारी थी 2014 में, फिर 2019 में जीत गई। मैं दोबारा कह रही हूँ नाविका जी, 2014 में मुलायम सिंह यादव ने खुद आकर कहा कि मुझे 1 लाख वोट ट्रांसफर करने की अपील की गई, मैंने किया। आप नेतृत्व की बात कर रही हैं जो अपना चुनाव खुद नहीं जीत सकता। आप मुझे बोल रहे हैं कि वो पॉलिटिकली क्रेडिबल है। मैं लार्जर नेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक सीट की बात कर रही हूं जो एक परिवार के पास 5 दशकों से है। वो व्यक्ति उस सीट से अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता। आप बार बार कह रही हैं कि मैं सोनिया जी का बेटा, ऐसे क्यों? सोनिया जी ने मुलायम जी को फोन किया, ये मुलायम जी का स्टेटमेंट है।
आप एक इंडिविजुअल अडल्ट अगर अपने लिए कोई पॉलिटिकल सपोर्ट चाहता है, आपको क्या लगता है वो इंडिविजुअल अडल्ट उस पॉलिटिकल नेता को फोन करेगा या मम्मी फोन करेंगी? इफ यू वांट टू गेट दैट incensed about the detail I'm professing now. So एक व्यक्ति, जब आप पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, वो व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता. We were fighting. भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 3 राजनीतिक दलों के समूह से अमेठी में लड़ा, जो खुद अपनी लोकसभा क्षेत्र में अकेले नहीं लड़ सकता. आप उसको नेता करार देंगे, ये आपका अधिकार है. लेकिन मुझसे पूछेंगे कि पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कहां से एमिनेट होती है, तो मैं आपकी उस पोजीशन को स्वीकार नहीं करूंगी. स्मृति ईरानी जी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एक अकेले लड़ नहीं सकते. मैं पूरे समूह की बात नहीं, मैं एक सीट की बात कर रही हूं जो खानदानी है. दूसरा, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी एक पोजीशन से आए. तो आप मुझे बताइए, ऐसे किस पॉलिटिकल पॉलिसी पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी पे कोई ऐसा धीर गंभीर विषय रखा गया हो जिसके आधार पर मैं कहूं कि ये व्यक्ति पॉलिटिकली क्रेडिबल है? आप मुझे बताएं. मुझे बताइए. मैं सॉरी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि सामने और कोई है नहीं. आप जानती हैं क्या राहुल गांधी का इकोनॉमिक विजन क्या है? न्याय स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी. इट वाज एन आइडिया टू एम्पावर. मैं वही क्या, न्याय स्कीम, राइट? न्याय स्कीम में अगर मुझे याद है, सब्जेक्ट टू करेक्शन 2000 उनका जो मैनिफेस्टो 19 का रहा, उसमें उन्होंने कहा कि लगभग 5 करोड़ गरीबों को वो पैसा देंगे. करेक्ट? यही है ना? नरेंद्र मोदी आज 10 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं आयुष्मान भारत में. नरेंद्र मोदी आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं. नरेंद्र मोदी ने आज 3 करोड़ लोगों को उनका अपना घर बनाकर दिया है. नरेंद्र मोदी ने आज 11 करोड़ किसानों को उनके बैंक के खाते में सतत पैसा दिया है. नरेंद्र मोदी ने आज 3 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक के खाते में 6,000 रुपया मुहैया कराया है. नरेंद्र मोदी ने आज नल से जल दिया, वो अलग, लेकिन अगर आप ये 5 लाख रुपए की राशि पकड़े जो सालाना मिलती है, 1,20,000 की राशि होगी आवास बनाने में, 12,000 रुपए लगता है टॉयलेट बनाने में, 6,000 रुपए लगेगा किसान के खाते में, 6,000 और गर्भवती या फिर प्रसूति जो महिला कर रही है स्तनपान, उनका पैसा है. ये जन औषधि का तो मैं पैसा ही नहीं गिन रही, घर जो नल आता है उसका पैसा नहीं. मैंने कहा जी ये सारा सालाना पैसा है 6,60,000 से ज्यादा. लेकिन टमाटर 200 रुपए किलो भी तो दोबारा कह रही हूँ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड नरेंद्र मोदी ने बनाया ताकि अगर कुछ स्पाइकिंग होती है, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा कि आपके देश में इकोनॉमिक हेडविंग्स हैं पूरे विश्व से, और अगर आप इन्फ्लेशन की बात करती हैं, आप रिसर्च में बहुत रुचि रखते हैं, आप साल 2012 से लेकर 14 तक का इन्फ्लेशन का नंबर निकाल लीजिए.